हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 22 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सब रेडी हो जाइए आज के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है, पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। विकल्प में आपका है नई दिल्ली, गुरुग्राम, रांची, वाराणसी। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला? तो नई दिल्ली में यह आयोजित किया जा रहा है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए, जिससे आप लंबे समय तक इसको याद कर पाएंगे। तो देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लीजिएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आप सब जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश के आपके सीएम रह चुके हैं इसके पहले। तो 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दौरा करेंगे, और वो जो है 22 से लेकर के 24 तक इस मेले का आयोजन हो रहा है। तो इसको याद रखना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 22 से 24 फरवरी 2025 तक उन्नत कृषि विकसित भारत थीम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये आपका थीम महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्नत कृषि विकसित भारत। जब तक कृषि का उन्नत नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो इसीलिए जब कृषि उन्नत होगा, कृषि का उन्नत होगा, तो भारत जो है विकसित बनेगा। तो ये थीम आपका बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा कि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो उसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, उसका थीम क्या था? तो क्या थीम था आपका? उन्नत कृषि विकसित भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, आपको बताना है विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है। तो विकल्प में आपका है 20 फरवरी, 22 फरवरी, 12 फरवरी, 22 जनवरी। तो कब मनाया जा रहा है विश्व चिंतन दिवस? तो आज 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 मतलब 22 फरवरी को, 22 फरवरी को हम लोग विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाते हैं। देख लीजिए, देखिए, एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन। दोनों में अंतर क्या होता है? चिंता आपका एक निगेटिव सेंस है, कह सकते हैं निगेटिव थॉट है। चिंता करना अपेक्षाकृत सही नहीं होता, चिंतन करना सही होता है। किसी चीज के बारे में चिंतन करना, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम कोई आने वाला है, तो उसमें चिंतन ये करना है एग्जाम को कैसे पढ़ा जाए, सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, पहले कौन कवर किया जाए, बाद में कौन कवर किया जाए। ये होता है आपका चिंतन। और उसके बाद जो चिंता होता है किसी चीज के लिए टेंशन ले लेना कि ये चीज अब नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, एग्जाम आने के पहले सिलेंडर बोल देना। तो ये चिंता करने की वजह से होता है। तो चिंतन आप करिए। अब विद्यार्थी लोग को चिंतन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। शाम को यहाँ तक कि सोने के पहले भी चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। 22 फरवरी को जो है ये मनाया जा रहा है। तो क्यों मनाया जा रहा है देख लीजिए। वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जा रहा है 22 फरवरी को। यह दिन जो है स्काउटिंग और गाइडिंग के संस्थापक रहे हैं रॉबर्ट बेडन पावेल और ओलेव बेडन पावेल, इनकी पत्नी है, के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन है आज, जन्मदिन का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, इसके कारण से ये मनाया जा रहा है। यह दिन गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स मनाते हैं। और उद्देश्य क्या है मनाने का, इस दिन को मनाने का, विश्व चिंतन दिवस मनाने का? तो गर्ल समूहों को आदर्शों के साथ जोड़ना और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना, इस उद्देश्य के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जा रहा है। अगला है, किस देश ने मालदीव में 13वीं शासी परिषद की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है? तो ये किस देश ने अध्यक्षता संभाली है? अभी इसका कल मीटिंग हो रहा था। तो किसी देश को जो है अध्यक्षता संभाल, कोई देश अध्यक्षता इसमें संभाला है। विकल्प में आपके है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो कौन से देश ने अध्यक्षता संभाली है? सही उत्तर आपका रहेगा अपने देश भारत ने जो है, भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता संभाली है। यानी बांग्लादेश इसका अध्यक्षता कर रहा था और अब भारत को इसको ट्रांसफर कर दिया है अध्यक्षता।
तो ये आपको ध्यान रखना, भारत इसकी अध्यक्षता संभाला है अब की बार। तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लीजिए। भारत ने मालदीव के माले में, कहा इसका आयोजन हो रहा था, माले में 13वीं सासी है देखिएगा, सासी परिषद की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो किससे संभाला है? बांग्लादेश, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से संभाला है। इस अवसर पर जो है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भारत सहित भारत के कई सारे जो है प्रतिनिधि वहां शामिल थे, उपस्थित थे। उसकी इनकी सबकी उपस्थिति में जो है भारत ने यह अध्यक्षता संभाली है। सम्मेलन की मेजबानी देखिएगा, मालदीव सरकार के मत्स्य पालन और महासागर संसाधन मंत्रालय ने जो है बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन यानी BOBP IGO के सहयोग से की थी। किसके सहयोग से की थी? ये उतना मालदीव में हो रहा था, इसीलिए उतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये और ये हो जाता है, किस देश से अध्यक्षता जो है संभाली है, तो किस देश ने मतलब ट्रांसफर किया है भारत को अध्यक्षता, तो बांग्लादेश ने ये ट्रांसफर किया है। आयोजन कहाँ हुआ? तो मालदीव के माली में हुआ था। तो देखिएगा 20 से 22 फरवरी तक, आज तक मतलब इसका आयोजन चलेगा। मालदीव के लंका फिनोलू यानी जो माले के एक प्लेस है, वहां इसका आयोजन हो रहा है। मत्स्य विभाग के सचिव हैं डॉक्टर अभिलक्ष लिखी, इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता जो है संभाली है। तो वहां भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? मत्स्य विभाग के सचिव हैं डॉक्टर अभिलक्ष लिखी। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। जस्ट 1 मिनट। तो ये देखिएगा आप, अगला है किस संस्थान द्वारा वन मैन ऑफिस, क्या वन मैन ऑफिस नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन सेवा शुरू किया गया है? तो किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो विकल्प में आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा ये जो है सेवा शुरू की गई है? वन मैन ऑफिस है। तो आपको बताना है ये सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। तो इसके बारे में डिटेल्स में देख लेना जरूरी है। तो देखिएगा, LIC ने अपने एजेंटों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो कौन शुरू किया है? LIC ने। क्यों शुरू किया है? जो एजेंट होते हैं, आप जानते हैं, आप जरूर जानते होंगे, LIC के एजेंट होते हैं जो आपका बीमा करवाते हैं। तो एजेंट के माध्यम से आप बीमा जरूर करवाए होंगे, आपके आप नहीं करवाएंगे तो परिवार में आपका जरूर LIC में कोई ना कोई जुड़ा होगा, हम जहां तक उम्मीद कर सकते हैं। तो ये इसने ये शुरू किया है एजेंटों को जो है डिजिटली जो है सशक्त बनाने के लिए। इसके तहत जो है इससे इसके एजेंट को जो है अपने मोबाइल फोन के माध्यम से 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन अपनी ऑफिस की सारी सुविधाएं जो है मिलेंगी। किसको मिलेगी? जो इसके LIC के एजेंट होते हैं उसको मिलेगी। इससे जो है एजेंटों का काम आसान होगा और वह अपने ग्राहक को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। देखिए, जब उसको हर सुविधाएं जो है अपने घर से मिलने लगेगी तो निश्चित रूप से वो जो है अपने ग्राहक को और ज्यादा संतुष्ट कर पाएंगे और ज्यादा उनको जो है उससे जोड़ पाएंगे। अगर LIC की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1956 को जो है स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। विकल्प में है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो किस राज्य सरकार ने जो है, देखिएगा वहां जो है पहले जानिएगा किस राज्य सरकार ने लगाया है, तो झारखंड सरकार ने। ये आपको याद रखना है। झारखंड में क्या हुआ, कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। इसके कारण से जो है ये झारखंड राज्य सरकार ने ये कहा है कि मतलब हम 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाले सहित सब पे जो है पूरा प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ तक कि प्रतिबंध खाली नहीं, कोई भंडारण करता है उसका, कोई बेचता है, कुछ भी करता है तो उसको जो है सजा दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार ने राज्य भर में गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण अगर कोई कर रहा है, कोई उसका जो है
स्टोरेज किया, भंडारण किया है, कोई वितरण कर रहा है, उस पर 1 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया। यानी अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या होगा, सजा होगा, राज्य सरकार जो सजा देना चाहेगी, मतलब उसके तहत जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, कहाँ का विभाग, ये भारत सरकार का विभाग नहीं, राज्य वहाँ सॉरी झारखंड का ये है, ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर जो है प्रतिबंध और नियंत्रण विनियमन 2011 के तहत इस प्रतिबंध की सूचना जारी की है। तो आपको ये जो है याद रखना है, झारखंड सरकार ने ये जारी किया है। एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछेंगे, उसको आप बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसी अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो है खाद्य ये पदार्थ होते हैं, जैसे पान हो गया, पान मसाला हो गया, शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, कहते हैं मैं मद्य निषेध जो है कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये वर्णन किया गया है, डीपीएसपी में ये वर्णन किया गया है। तो अगर आप कह सकते हैं कि मतलब राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, डीपीएसपी में ये वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है आप इसको बताना है कमेंट करके, क्योंकि जो है आप इससे जो है देखेंगे तो आपको जो है और चीजें याद हो जाएंगी। अगला है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधनों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की है। तो कौन किया है पहले ये जानना है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि बीमा अधिनियम 1938 में जो है संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है। अभी बिल आने वाला है संसद में इसी से संबंधित, जो 1938 का है ये बीमा अधिनियम, उसमें संशोधन होगा। संशोधन क्यों होगा, क्योंकि अभी आपको हम बजट में जब बता रहे थे तो बताए थे केंद्र सरकार ये कहा है कि हम जो 74% एफडीआई है बीमा क्षेत्र में, कितना है 78%, सॉरी 74%, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% से हम 100% बढ़ाएंगे। तो उस लिए जो है इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है इसको जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। तो विकल्प में आपका है शक्तिकांत दास, दिनेश खारा, सुनील मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ये 7 सदस्यीय जो समिति बनी है किसकी अध्यक्षता में बनी है। सही उत्तर आपका रहेगा दिनेश खारा, जो एसबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में ये जो है बना है। तो इसके बारे में डिटेल देखिए। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी देखिएगा जो बीमा से संबंधित विवाद होता है उसको नियामक करता है, कंट्रोल करता है। उसके द्वारा DAI ने SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की है, जो बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित संशोधन की जांच करेगी तथा इसके क्रियान्वयन के लिए जो है रूपरेखा सुझाएगी। कैसे इस जो संशोधन होगा उसको जो है कैसे लागू किया जा सकता है। तो 74% से देखिएगा ये है ना, प्रस्तावित संशोधन में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी कंपनियां आके निवेश करती हैं, उसकी सीमा को 74% से बढ़ा करके कितना करना, 100% करना। चुकता पूंजी आवश्यकताओं को जो है कम करना, समग्र लाइसेंस प्रणाली शुरू करना और नियामक प्रतिक्रियाओं को जो है सुव्यवस्थित करना इसमें शामिल होगा। तो ये सब के बारे में पूरा जांच करेगी खारा समिति। तो उसके बाद ये जांच में बताएगी कैसे इसको लागू किया जाता है। बीमा क्षेत्र में जो है 74% एफडीआई से कैसे जो है 100% एफडीआई जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, 100% एफडीआई कैसे लाया जा सकता है। तो दिनेश खारा समिति आपसे जो है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा डायरेक्ट आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में गठित दिनेश खारा समिति किससे संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है। तो ये ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है हाल ही में किस कंपनी ने टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है। तो क्या कह रहा है, दुनिया की पहली क्वांटम चिप जो है लॉन्च किया गया है किस कंपनी द्वारा। विकल्प में है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल। तो किस कंपनी ने ये जो है लॉन्च किया है आपको बताना है। सही उत्तर आप करेंगे। देखिएगा ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम में।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है, जो टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे जो है विशेष रूप से एक ही चिप में 10 लाख क्यूबिक क्वांटम बिट जिसे कहते हैं तक स्केल करने के लिए, उसको मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, यहाँ इसका नाम जो है मायोराना 1 रखा गया है। ये आपसे यही पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा या न्यूज में देखा गया मायोराना 1 क्या है। तो मायोराना 1 क्या है, तो आपको बताना है दुनिया की पहली जो है क्वांटम चिप है, इसका नाम यही रखा गया है मायोराना 1। दूसरे नंबर, मायोराना 1 कौन विकसित किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। जो सत्य मंडेला है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि टोपोलॉजी से बने जो है क्यूबिट तेज हैं, विश्वसनीय हैं और छोटे होते हैं, तथा जो है यह एडवांस सिस्टम उन समस्याओं से जो है निपट सकता है जो मौजूदा कंप्यूटर मिलकर भी नहीं निपट सकते हैं, उससे वो जो नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान में ये आ रहा है ये एडवांस है सिस्टम, और ये उस समस्याओं से निपट सकता है। इसलिए ये क्या कहा जा रहा है, दुनिया का पहला ऐसा चिप है। अभी हाल ही में जो है गूगल ने अपना बिलो नाम से क्वांटम चिप लॉन्च किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है, अभी ज्यादा दिन का बात ये नहीं हुआ, कुछ ही दिन का बात हुआ है, 1-1.5 महीने के बाद। तो गूगल ने अपना ये बिलो नाम से क्या लॉन्च किया था, क्वांटम चिप लॉन्च किया था। अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये आपको बताना है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। मई में इसका आयोजन होने वाला है, तो कौन सा राज्य सरकार इसका आयोजन करेगा। विकल्प में है गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। तो सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार इसका जो है आयोजन करने वाली है मई के महीने में। तो देखिएगा मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण, ये संस्करण भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना है क्योंकि 71वां भी आप नीचे शायद है। देखिएगा 2024 का जो 71वां संस्करण था मुंबई में हुआ था इसका आयोजन। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक से संबंधित है, वहां की जो है महिला है, उन्होंने इसको जो है जीता था। तो ये ध्यान रखना है। अभी की बार जो 25 में होने वाला है, ये कैसा संस्करण है आपका, 72वां संस्करण है। इसकी मेजबानी भारत में तेलंगाना राज्य करेगा, और जो 7 मई से इसका शुरुआत होगा, और कॉन्टेस्ट का जो ग्रैंड फिनाले होगा, जो फाइनल मैच होगा, 31 मई को जो है होगा 2025 को। ध्यान रखना। अब इसमें एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस प्रतियोगिता में। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है फेमिना मिस इंडिया है, कौन है, नंदनी गुप्ता, जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 है, नंदनी गुप्ता वो करेंगी। नंदनी गुप्ता जो है 2023 में ये उपलब्धि हासिल की थी, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी थी। तो वो ये जो है नंदनी गुप्ता इसमें प्रतिनिधित्व करने वाली है भारत का। ये जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। थोड़ा सा मतलब इनके बारे में भी आइडिया आप रख सकते हैं। ये इनका नाम भी याद रखना नंदनी गुप्ता, क्योंकि ये आने वाले समय में देखिएगा ये नंदनी गुप्ता जरूर आप न्यूज में देखेंगे, क्योंकि मई में इसका आयोजन होने वाला है। तो भारत से कौन प्रतिनिधित्व करेगा वो जरूर पूछा जा सकता है। अगला है प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये भी कहना प्रथम है ये सम्मेलन। मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आपको बताना है, ये जो मुख्य सूचना अधिकारी है उससे संबंधित अभी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ, क्यों हुआ था, क्योंकि जो सूचना अधिकारी होते हैं, जो हम लोग आरटीआई कहते हैं ना, आरटीआई डाल देंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा अधिकार है इंफॉर्मेशन, जो 2005 में आया था, उसके तहत हम आरटीआई डाल करके जो है सूचनाएं पूछते हैं। तो कैसे सूचनाओं को लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही, उस सब संबंधित मुद्दों को जो है सॉल्व करने के लिए ये आयोजन हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आपका नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। तो इसके बारे में आपको आइडिया जरूर रखना है। देखिएगा नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। भारत सरकार ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल के तहत जो है ये मैनुअल भी लॉन्च किया है, और नई दिल्ली में प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो क्या क्या लॉन्च किया गया है, डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया गया है, और ये जो है सम्मेलन भी वहां आयोजित किया गया है। कौन सा सम्मेलन,
जो सभी राज्य के आप जानते होंगे, एक जो है केंद्र में होता है मुख्य सूचना अधिकारी, और राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूचना अधिकारी होते हैं। तो उन सब का जो है जितने भी राज्य के अधिकारी थे और केंद्र के अधिकारी थे, वो इस सम्मेलन में भाग लिए, और पूरे देश में कैसे सूचनाओं को जो है और सही से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा चर्चा हुआ है। यह गवर्नमेंट.इन डिजिटल फुटप्रिंट पहल का जो है हिस्सा है, जो इनिशिएटिव था डिजिटल फुटप्रिंट इनिशिएटिव, उसका ये हिस्सा है। सम्मेलन में देखेंगे तो एकीकृत डिजिटल ब्रांड पहचान के लिए सरकारी वेबसाइटों को जो है सुसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, याद रखना है। अगला है, किस संगठन द्वारा या किस संस्था द्वारा वैश्विक अवसंरचना लचीलापन रिपोर्ट यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो किस संगठन द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है कि जैसे क्या कोई आपदा आता है तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना जो है उससे लचीलापन है, यानी कितना उस आपदा से वो झेल सकता है, वो उस लिए ये जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, किया गया है? विकल्प में है अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बैंक, आपदा रोधी और अवसंरचना गठबंधन, विश्व आर्थिक मंच। तो किसके द्वारा ये जो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है? तो CDRI यानी आपदा रोधी और संरचना संगठन ने इसको जो है जारी किया है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो देख लीजिएगा, इसके बारे में जरूरी हो जाता है कि CDRI ने ये रिपोर्ट जारी किया है। CDRI ने आपदा की तैयारी का आकलन करते हुए वैश्विक और संरचना लचीलापन रिपोर्ट जारी किया है कि जो है आपदा की तैयारी करने के लिए जो है कितना आकलन करते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें ये आकलन किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं कितना जो है सह सकते हैं आपदा को। तो रिपोर्ट में यही बताया गया है। देखिएगा रिपोर्ट क्या कह रहा है। यह रिपोर्ट परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप जानते होंगे जब आपदा आता है तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से बाधित होता है, इसके बारे में आप कभी कुछ मत देखिए। कभी जब साइक्लोन आता है अपने तट पर, उड़ीसा या आंध्रा या इस सब के तट पर जब आता है, तब आप देख लीजिएगा परिवहन किस तरह से बाधित होता है। तो रिपोर्ट में कहा गया परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन, एनर्जी, जल और स्वास्थ्य यानी हेल्थ जैसे प्रमुख क्षेत्र के लिए जो है वित्तीय जोखिम डेटा प्रदान करता है। यानी ये जो है परिवहन जब आता है, जैसे कोई आपदा आता है तो परिवहन कितना प्रभावित होता है, ऊर्जा वहां कैसे ठप हो जाती है, आप देखते होंगे बिजली कितने जो पूरे बिजली के पोल ही गिर जाते हैं, इन कम्युनिकेशन वहां नहीं हो पाता है, इसके लिए जो है अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, वाटर सप्लाई खत्म हो जाता है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस सब के बारे में पूरा बताया गया है। इसमें कहा गया निवेश अंतराल कितना है, तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है वैश्विक अवसंरचना घाटे और जलवायु परिवर्तन लचीलेपन को दूर करने के लिए जो है 2050 तक 9.2 ट्रिलियन डॉलर 9.2 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। यानी अगर विश्व लेवल पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं इस सब संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपको 2025 तक 9.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तब जाकर के हम 2050 तक आपदाओं से बढ़िया से निपट सकते हैं। जलवायु जोखिम के बारे में क्या कहा गया है? बुनियादी ढांचा, जैसे बुनियादी ढांचा जो होता है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़, सूखे जैसे खतरों के प्रति जो है संवेदनशील है, सेंसिटिव है, वल्नरेबल है। यानी अगर कोई भूकंप आता है, सुनामी आता है, चक्रवात आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, तो जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जो है बहुत प्रभावित होता है। इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी बुनियादी ढांचा पर अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, निवेश करने की आवश्यकता है। और शासन संबंधी चुनौतियां उसमें क्या बताया गया है? कई निम्न और मध्यम आय वाले देश कमजोर बुनियादी ढांचे के शासन से जो है जूझ रहे हैं, जिससे लचीलेपन के प्रयास जो है सीमित हो रहे हैं। तो देखिएगा जो निम्न आय वाले देश हैं और मध्यम आय वाले देश हैं, निश्चित रूप से उनको पहले नंबर देखिएगा आप, खाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप कर पाएंगे? तो यही कह रहा है कि शासन से संबंधित जो है बुनियादी ढांचे जो है वहां कमजोर है और शासन भी वहां कमजोर है, जिससे लचीलेपन के लिए जो है प्रयास सीमित हो रहे हैं।
तो आज का करंट अफेयर दोस्त यहीं तक रखते हैं, अपने मित्रों तक इसको एक बार जरूर शेयर करिएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप बताया करिएगा, जिससे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।